चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनाने के दावों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब चर्चा सिमट कर रह गई है विटामिन एन पर। जी हां, एन से नायडू और एन से नीतीश। क्या विटामिन एन का इंजेक्शन बीजेपी नीट एनडीए को मिलने जा रहा है? अगर हां, तो फिर राजनीतिक गलियारों में अगर मगर क्यों है? होना स्वाभाविक है। 16 सीटें लाने वाले चंद्रबाबू नायडू एक बार पहले भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, जबकि 12 सीटें लाने वाले नीतीश कुमार का तो पाला बदलने का रिकॉर्ड ही रहा है। तो क्या नीतीश फिर से पलटेंगे? चंद्रबाबू क्या अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे? ये सवाल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों सरकार बनाने के दावों के बीच और दिलचस्प हो जाता है। सवाल यह है कि दोनों गठबंधनों के लिए राजनीतिक रूप से बेस्ट केस सिनेरियो क्या बन रहा है। आज दोनों तरफ की सरकार बनाने की हर संभावना को तलाशेंगे और जानेंगे कि सरकार बनाने की रेस में आखिर कौन बाजी मार ले जाएगा। और बाजी अगर एनडीए मार ले जाता है तो नई सरकार के स्वरूप में किस तरह की छवि नई सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनते हैं, आगे चलकर शपथ ले लेते हैं, तो उनकी बनेगी। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि देश में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार भी जनता ने किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं दिया है। भाजपा को 240 सीटें मिली हैं, जो 2019 से 63 कम हैं। अब भाजपा को ऐसी स्थिति में अब अपने गठबंधन के साथियों की तरफ देखना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और एक बार फिर सरकार बनाने के लिए एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन नेताओं में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं। दोनों ही नेता बीजेपी और कांग्रेस के साथ सरकार में रह चुके हैं। नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन बनाए जाने के सूत्रधार ही रहे हैं। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि वो एनडीए में ही रहेंगे, यानी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। पिछले 2 चुनावों से करारी शिकस्त झेल रहे विपक्ष के लिए इस बार का चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं है। सरकार बनाने के सवाल पर कल कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाएंगे। खबरों के मुताबिक इंडिया गठबंधन भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बात कर रहा है। दोनों नेता पटना से दिल्ली एक ही फ्लाइट में आए हैं। उन दोनों नेताओं के बीच में क्या बात हुई, ये खुलकर सामने नहीं आया। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है। बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए के घटक दल क्या आसानी से सरकार गठन का रास्ता साफ होने देंगे? शायद नहीं, क्योंकि भले ही टीडीपी और जेडीयू ने मोदी सरकार को समर्थन की चिट्ठी सौंप दी हो, लेकिन बीजेपी की टेंशन सूत्रों से मिल रही वो खबरें बता रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सहयोगियों की डिमांड पूरी करने में बीजेपी के पसीने छूट सकते हैं। मसलन सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर के साथ ही 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्रियों के साथ रोड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, अर्बन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिमांड रख दी है। साथ ही जेडीयू की मांग है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर के साथ साथ 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और उनके लिए रेलवे और रक्षा मंत्रालय जैसे विभाग की डिमांड की है। उसी तरह जीतन राम मांझी की एचएएम ने भी 1 कैबिनेट मंत्री पद मांग लिया है, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री की डिमांड रखी है। इसके साथ ही बीजेपी के लिए बड़ी चिंता नीतीश और चंद्रबाबू की बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड भी रही है, जो वो इस बार दोहरा सकते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए सरकार बनाने के लिए हर किसी को खुश रखना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल देव सर, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक स्तंभकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल सर आपका। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद सर भी। अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। और जो प्रथम दृष्टिया जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वो कैसी देख पा रहे हैं?
बहुत ही आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि जब एनडीए घटक दलों की बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहा होगा। थोड़े से झुके हुए, थोड़ी सी ऐसी पोजीशन जिसमें जिसको कहते हैं कि अगर मैं कह पाऊँ तो याचक की भूमिका में। क्या आप भी ऐसा ही कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं सर, या आपको लग रहा है कि अभी भी वो बात दमखम है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि ये जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, ये लोग फिल्मी अभिनेताओं से बेहतर अभिनेता होते हैं। तो ये उम्मीद करना कि उनके भीतर का जो कुछ भी है वो उनकी देह भाषा में हम देख पाएं और पढ़ पाएं, ये बिल्कुल बहुत अजीब बात है। अभी कुछ सेकंड के वीडियो तो आए हैं कि एनडीए की बैठक में मोदी जी बैठे हुए हैं और उनके बिल्कुल बगल में नायडू बैठे हैं और नायडू की बगल में नीतीश बैठे हैं। तो ये तो आपने भी वीडियो देखा होगा, ये अभी कुछ देर पहले ही आया है और बैठक चल रही है अभी। अब धीरे धीरे सभी इनके कैबिनेट के मंत्री, मैं समझता हूँ बैठक खत्म हो गई होगी एनडीए की, उसमें मोदी जी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। उसमें नायडू और नीतीश सहित सभी लोगों ने, एनडीए के सभी घटक दलों के अध्यक्षों, प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो अब राष्ट्रपति भवन में एक आज रात्रि भोज राष्ट्रपति ने दिया है, जो मंत्रिमंडल जा रहा है मोदी जी का, उसके लिए वो मंत्री वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल अभी की जो खबरें आई हैं वो बताओ। जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही हैं जी। तो मुझे ये तो अब इस पर कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों इस समय पूरी तरह से एनडीए में हैं और दोनों इसकी घोषणा कर चुके हैं और वो सामने वहां बैठे हुए थे। अभी 5-10 मिनट पहले तक वो एनडीए की बैठक में शामिल थे। हाँ, बकायदा उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंपा है और ऐसा कोई बयान अब तक नहीं आ पाया है जिससे ये संकेत मिले कि एनडीए से बाहर जाने की वो राह देख रहे हों या कोशिश कर रहे हों। लेकिन आज एक तस्वीर जो आई और अब कुछ लोग, राजनीतिक पंडित ये भी उसका आकलन लगा रहे हैं कि संभवतः नीतीश कुमार जी ने जानबूझकर फ्लाइट के अंदर उन कैमरामैन महोदय को बुलाया और ये तस्वीर जो है जारी करवाई गई कि ताकि बार्गेनिंग पावर जो है वो स्ट्रांग हो सके, ये तस्वीरें फ्लोट होकर जाएं वहां तक। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लग रहा है कि किसी भी एक ऐसा कोई कोण बचा हुआ है जिसमें आप ये संभावना देख रहे हो कि अभी इंडिया गठबंधन के लिए भी गुंजाइश रख छोड़ी है उन दोनों ने? देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना को हमें खारिज नहीं करना चाहिए, कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो अनहोनी, जिसको हम अनहोनी समझते हैं, वो कई बार घट जाती है। इसलिए उतनी गुंजाइश रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे नीतीश कुमार के एनडीए से इतनी जल्दी बाहर निकलने की कोई संभावना नजर नहीं आती। और यही बात नायडू के लिए भी है। अब जो गणित है इस समय, वो उसको ही अगर हम देख लें, पहली बात यह कि दोनों, कोई भी आखिर सबको थोड़ी सी अपनी छवि की चिंता तो होती है, तो अपने एक दिन पहले एनडीए में शामिल होना मंजूर किया। प्री पोल अलायंस में हमने चुनाव लड़ा और प्री पोल अलायंस की एक कानूनी वैधता भी होती है, एक कानूनी वजन होता है और उसके सरकार बनते ही या सरकार बनने की प्रक्रिया के दौरान ही आप उससे अलग हो जाएं और एक दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाएं, तो कोई बहुत ही असाधारण चीजें ऐसी होनी चाहिए जिनके लिए कोई ऐसा करेगा, अपनी सारी प्रतिष्ठा को, अपनी छवि को दांव पे लगाते हुए। तो ऐसा क्या है इंडिया गठबंधन के पास जो वो इन दोनों नेताओं को दे सकता है? तो इनको प्रधानमंत्री बनाना, मेरा ख्याल है बेहतर ऑफर सर, अगर मैं कह सकूं तो बेहतर ऑफर। अगर यहां पर 3 कैबिनेट मंत्री, 1 लोकसभा स्पीकर मांगा जा रहा है तो संभवतः इंडिया गठबंधन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे, कैबिनेट में ज्यादा सीटें, ज्यादा अच्छे पोर्टफोलियोज दें, ज्यादा पावर शेयरिंग का मौका मिले। संभवतः ये इंडिया गठबंधन ऑफर कर सकता हो सर। तब क्या आपको सचमुच लगता है कि एनडीए के घटक दल या एनडीए और बीजेपी नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत हो सकते हैं? क्या एनडीए नीतीश या नायडू को प्रधानमंत्री पद प्रस्तावित कर सकता है? असंभव।
ये नहीं भूलना चाहिए कि एनडीए को इस समय जो सीटें मिली हैं और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। नहीं नहीं, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। अगर वहां से इस तरह का ऑफर आ जाए, इंडिया गठबंधन में अब मैं देखिए, फिर हम रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इतनी जल्दी इन लोगों के लिए पलटना, पलटी मारना पहली बात कठिन होगा। थोड़ा आंखों का भी लिहाज करना पड़ता है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री कुछ दिन के लिए ही बनने की अगर इतनी लपलपाती हुई कामना इनके भीतर है तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अगर उसकी कोई सरकार बनने की संभावना है या सरकार बनती है तो वो एनडीए की तुलना में बहुत ही अस्थिर और भंगुर सरकार होगी। उसके बिखराव की संभावनाएं ज्यादा होंगी, काफी ज्यादा होंगी। ठीक सर। क्योंकि इतना बड़ा अंतर है इंडिया गठबंधन की सीटों में, और उसके हर गठबंधन को एक धुरी चाहिए, एक मजबूत पार्टी जिसके जो धुरी बनती है किसी गठबंधन की। ठीक, जी जी जी, ठीक है सर। गठबंधन को धुरी है कांग्रेस की जिसके पास 99 सीटें हैं। हाँ, एनडीए की धुरी है बीजेपी जिसके पास 240 सीटें हैं। तो जब धुरी ही अगर कमजोर होगी तो उसके ऊपर बनने वाली, या नींव इतनी कमजोर होगी तो बनने वाली इमारत भी उतनी कमजोर होगी। मुझे नहीं लगता। ये आपने बड़ी वाजिब बात बताई है सर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भी राजनीतिक रूप से। लेकिन अनिल आनंद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और मैं जो राहुल सर ने कहा, मैं उसके उन समीकरणों में एक सिचुएशन में जोड़ रहा हूँ। पहली बात जो सर ने कही कि छवि भी एक चीज़ होती है। इतनी बार पलटी मार देने वाले नीतीश क्या छवि की परवाह करेंगे? 1994, फिर 98 में, फिर 13, फिर 15, फिर 17, 22, ये लगातार उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है छोड़ने का। और मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा जो बड़ा कैजुअली लिया जाता है, लेकिन पलटने से जुड़ा हुआ शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक, क्या इस बार वो अपनी छवि की परवाह करेंगे? पहली बात। और दूसरी बात जो सर ने कही कि बड़ी भंगुर सी सरकार होगी, बड़ी अस्थिर सी सरकार होगी, लेकिन राजनीति में कहा जाता है सर कि आपदा में ही तो अवसर हैं। अगर आपदा यही है कि कमजोरी है, बिखराव है, तो हमारे लिए अपने महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने का इससे बड़ा अवसर क्या होगा? इस पर आपका टेक सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर कोalition सरकार जो होती है, मिलीजुली सरकार जो होती है, वो अस्थिरता के द्वार पे खड़ी ही रहती है। देवेगौड़ा साहब की सरकार बनी, कैसे बन गए वो? देवेगौड़ा साहब के पास तो फिर कुछ एमपीज थे, वो भी बन गए। इंद्र गुजराल तो अकेले ही एमपी थे, वो भी बन गए। तो अस्थिरता और कोalition सरकार ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। जहां तक आपने कहा कि अब क्या होगा, देखिए ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक फरमाया, इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। नहीं, उससे पहले सर, उससे क्षमा करें सर, उससे पहले मैंने कहा था कि छवि की चिंता, क्योंकि सर कह रहे थे कि छवि की चिंता भी होती है। हाँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं छवि की जहां से आपने बात की, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जल्दी इसलिए नहीं होना होगा क्योंकि नीतीश से ज्यादा नेसेसिटी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की है। चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुश्किल से आंध्रा में असेंबली का चुनाव भी जीते हैं और बीजेपी के साथ कोalition में है, और एक फिल्म स्टार की पार्टी है वो भी कोalition, तीनों ने मिलजुल के बड़ी अच्छी विक्ट्री वहां हासिल की है। तो चंद्रबाबू नायडू की पहली प्रायोरिटी होगी अपने आप को आंध्र प्रदेश में सेटल करना, क्योंकि उनके सियासी राइवल जो हैं वो अपनी ग्राउंड पे हैं। वो वाईआरएस कांग्रेस है, जगनमोहन रेड्डी है, जिनको उन्होंने हराया, जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू को जेल में भी रखा। हो सकता है उस वक्त चंद्रबाबू वाईआरएस कांग्रेस के जो जगन बाबू हैं, उनका कहा जाता है कि दिल्ली के प्रेशर में उन्होंने इनको अंदर रखा। तो इसलिए इमीडिएटली चंद्रबाबू नायडू जो है बहुत श्रूड आदमी है, बहुत कैलकुलेटेड आदमी है। इमीडिएटली आज अलायंस बना के कल वो तोड़ेंगे नहीं। जहां तक उनके प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, तो उनको पहले भी ऑफर हुआ था। जब नेशनल यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें थी, जब उनको बना गया तो उन्होंने इनकार कर दिया था। तो इस मरहले पे जब वो अपनी खोई हुई जमीन आंध्रा में प्राप्त करने की उन्होंने प्राप्त की है और अब वहां पैर जमाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जहां तक आपने नीतीश कुमार जी की छवि की बात कही है, तो मेरा मानना ये है कि एक तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और ये संभावनाओं का खेल जो है ये कोalition में और भी प्रबल हो जाता है, या छवि की परवाह की ही नहीं जाती है। जहां तक नीतीश कुमार की छवि की जो बात आपने कही, तो वो छवि जितनी धूमिल होनी थी वो हो चुकी थी। जो लेवल उनपे जो आपने कहा, आपने तो शब्द यूज नहीं किया, मैं कर भी देता हूं, पलटू राम, उनको टाइटल मिल गया। तो वो जितनी धूमिल होनी थी वो हो चुकी।
मुझे नहीं लगता है एक बार अगर और वो पलटी मार जाएंगे तो कुछ बहुत कहर ढा जाएगा या क्यामत आ जाएगा। पलटी मारने के इवज में उनकी डील अगर अच्छी होती है, बिहार को स्पेशल स्टेटस अगर एनडीए नहीं देती, इंडिया अलायंस मान जाता है, या उनको कोई कॉवेटेड पोर्टफोलियो मिल जाता है, या जैसे राहुल जी ने कहा भी कि इन दोनों में से किसी के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना इंडिया अलायंस में है, मोदी के अलायंस में तो कोई बन नहीं पाएगा। तो ये अगर चीजें कुछ होती हैं तो मुझे नहीं लगता पलटी मारने में नीतीश कुमार जी को कोई एतराज होगा। और छवि तो धूमिल हो चुकी है, जो उन पे लेवल लगना था वो लग चुका है। इसलिए वो आगे की राजनीति देख के किस तरह से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। अब स्टेट का बहाना तो सब लेते हैं कि बिहार की डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं, वो तो एक बहाना रहेगा ही। अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस किसी तरह कहीं से मिल जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नीतीश कुमार के लिए। ठीक है सर। उसी तरह से अभी तो नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल, आंध्रा को स्पेशल स्टेटस की एक बहुत पुरानी डिमांड है। अगर अभी नरेंद्र मोदी सरकार में जो बनने वाली है नहीं मिल सकती है, कहीं कोई दूसरा उनको चांस मिले, कहीं से उनको एक कहा जाए कि आपको हम देंगे, एश्योरेंस मिल जाए, तो एक लेटेस्ट स्टेज पे हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू अभी नहीं आएंगे। एक दिलचस्प बात ये भी है कि अगर नीतीश कुमार, मैं जो एक आर्गुमेंट सुन रहा था किसी का, और उनका ये कहना था कि अगर नीतीश कुमार इस आधार पर इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देकर वहां पर कोई बड़ा पद ले लेते हैं कि साहब बिहार के लिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस देने को तैयार हैं, इसलिए मैंने बिहार के लिए ऐसा किया, तो संभवतः जो संभावित उनका डैमेज होता छवि का, वो तो वो रातों रात कवर भी कर लेते। राहुल देव सर, मैं चाह रहा था कि मैं दूसरे मुद्दे पर आऊं, लेकिन थोड़ा सा इस संभावना पर मैं थोड़ा और तलाश रहा हूं। क्या ऐसी एक संभावना नहीं हो सकती कि जन आकांक्षाओं के लिए, बिहार के लिए, क्योंकि इन्होंने दे दिया स्पेशल स्टेटस, तो मैं तो साहब आपके लिए ये सब मैंने किया, तो वहां पर शायद वो रिकवर भी हो जाती छवि की, वो तो वहां पर कोई संभावना में आप कोई विश्लेषण देख पा रहे हैं? हो सकती है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या केवल नीतीश के आने से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएगा 12 सीटों के साथ, और क्या उसमें 16 सीट जो जीते हैं नायडू, चंद्रबाबू नायडू, वो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, या ठाकरे तैयार हो जाएंगे? अभी मतलब इंडिया गठबंधन जिसको संयोजक वो बनना चाहते थे और अचानक मझधार में छोड़कर चले गए, क्या वो ये फिर से एक बार इसको सब कुछ निगल के भीतर और उनको ये दे देगा, जबकि मालूम है कि इसके बाद बिखरने की संभावनाएं और ज्यादा रहेंगी और वो हमेशा बनी रहेंगी, और एक बहुत ही अजीबोगरीब सरकार होगी। ये बहुत अजीबोगरीब मंजर होगा। ये वो समय नहीं है इंदर गुजराल वाला और चंद्रशेखर वाला। अभी ये स्थितियां सब पूरी तरह बदल चुकी हैं। तो मतलब मुझे व्यावहारिक कारणों से भी ये बड़ा अजीब, ये विचार ही बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है सर, आप खुद ही सोचिए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद सौंपने को तैयार हो जाएंगे? अब मैं एक संभावना सर जो इसमें देखता हूं, एक संभावना, क्या उससे वो संख्या बन जाएगी जो चाहिए सरकार बनाने के लिए? संख्या का प्रश्न बिल्कुल अपनी जगह वाजिब है, लेकिन मैंने जो रोष इंडिया गठबंधन के सहयोगी घटक दलों के बीच में जो देखा है, मतलब ये निकेन प्रकारेण वो चाहेंगे कि हर हाल में ये नरेंद्र मोदी नाम की शख्सियत को हम बाहर का रास्ता दिखा ले, और उसके लिए हमें छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, या सिर्फ बाहर से भी समर्थन करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। मुझे सिर्फ उस सूरत में एक संभावना दिखती है कि साहब आप आइए, आपको प्रधानमंत्री बनना है बनिए, जो बनना है बनिए, बट ये नहीं, मोदी जी नहीं। तो उस सूरत में संभवतः एक चांस बन जाए, वरना आपने जो कहा जो नंबर गेम है उसमें तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। लेकिन फिर जिस तरह की संभावनाएं एनडीए की तरफ से तलाशी जा रही हैं इस नंबर को और बढ़ाने की, उस तरह की संभावनाएं संभवतः इंडिया गठबंधन वाले भी जुगाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बहरहाल अब इस बहस से थोड़ा मैं आगे चलता हूं, और अनिल सर मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जब की कोशिश करेगा तो उसके बाद संभवतः हम ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि वो एग्जैक्टली किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति को अगर आप देखें, और एनडीए का नेता मान लिया गया है प्रधानमंत्री के रूप में भी आगे जाएंगे ही नरेंद्र मोदी, किस तरह की उनकी शख्सियत होगी? वो जाने जाते हैं दमखम के लिए, मैजिक के लिए, पावर के लिए, एक तरफा फैसले लेने के लिए,
लेकिन अब उनका जो कार्य का स्वरूप होगा या नई सरकार में उनकी जो भूमिका होगी वो किस तरह की होगी, और अगर वो कमजोर की तरफ ज्यादा है तो फिर क्या उस तरह से सरकार चला पाएंगे जिसके लिए उनको जितने भी वोट पड़े, जितनी भी सीटें आई हैं वो आई हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, सबकी निगाहें इसी बात पे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे रुक गई है और कोalition दो बड़े स्ट्रांग और क्राफ्टी लीडर्स के साथ उनकी अलायंस बनने जा रहा है, तो सब निगाहें मोदी जी के ऊपर ही हैं, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो। क्या वो अपनी कार्यशैली बदलेंगे? क्या वो अपना जो एक उनका तरीका है कि सेंट्रलाइज सिस्टम से चलना और अपना ही फैसला करना, वही जज, वही गवाह, वही कोर्ट, वही सब कुछ, क्या उसी स्टाइल से चलेंगे? क्या कोalition पार्टनर्स को साथ लेके चलेंगे? इसी पे सारी की सारी निगाहें उन्हीं के ऊपर हैं। मेरे हिसाब से जो 20-25 साल से उनका एक स्टाइल है उसको एकदम से परिवर्तन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हालात हैं, स्थितियां हैं, उनके लिए उनको बदलना भी पड़ेगा, सेंस ऑफ एकोमोडेशन होनी पड़ेगी। आप अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी चंद्रबाबू नायडू ने काम किया, नीतीश जी ने काम किया, उस वक्त भी अलायंस था, लेकिन वो बहुत फ्लेक्सिबल थे, बड़े अपनी किस्म के मैच्योर लीडर थे। मोदी जी की मैच्योरिटी एक अलग किस्म की मैच्योरिटी है, मोदी जी की सोच एक अलग किस्म की सोच है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनमें। तो क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे? क्या वो सारे कुंबे को साथ लेके चल पाएंगे? ये उनका भी एक एसिड टेस्ट है इस वक्त, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि हालात के मुताबिक अपने आप को अपना आचरण भी बदलना पड़ता है, अपना रवैया भी बदलना पड़ता है। तो अभी तक तो मोदी जी ने 20 साल में अपना रवैया बिल्कुल नहीं बदला। ही वॉज वेरी स्ट्रेट फास्ट इन जो भी वो करते हैं। अगर किसी को स्ट्रॉन्ग हैंड से डील करना है तो करना है। कोई सेंस ऑफ एकोमोडेशन उन्होंने आज 20 साल के स्टाइल में, चाहे वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब, या 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं नजर आई नहीं। वो स्पेस किसी को देते नहीं है। अब क्या वो स्पेस देंगे कोalition पार्टनर्स को? ये बड़ा अहम सवाल है और सारी निगाहें उनके ऊपर है। बट अब ये अगर राहुल सर, अब एक विश्लेषण ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि उनको दूसरों के साथ सहयोगात्मक रूप से सरकार चलाने का अनुभव ही नहीं है। इसको इस तरह के आर्ग्यूमेंट के रूप में भी देखा जा सकता है कि किसी ने उनको देखा ही नहीं तो उनको परखना कैसे पहले ही? क्या पता वो एक अच्छे सहयोगी और एकोमोडेट करने वाले नेता साबित हों, लेकिन अभी तक उनको देखा ही नहीं गया क्योंकि वाजपेयी जैसा कोalition का अनुभव उनके पास नहीं है, या अपने पूर्ववर्ती नेताओं की तरह कोalition का उनके पास अनुभव नहीं है। तो ऐसे में एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि अगर वो कोalition में जाएंगे, स्वाभाविक है कि वो कमजोर नेता के रूप में रहेंगे, क्योंकि वो कड़क फैसले लेना, एक तरफा फैसले लेना, वो छवि नहीं रहेगी। और ऐसे में क्या उनके जो समर्थक हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमजोर नेता के रूप में देखना चाहेंगे? इस आर्ग्यूमेंट में मैं आखिरी बात कहते हुए आप तक ये प्रश्न पहुंचा रहा हूं। इस आर्ग्यूमेंट में लोग ये जोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर होगा एक मजबूत विपक्ष का नेता बन जाए बजाय कि एक कमजोर प्रधानमंत्री के। देखिए, वो चरण तो पार हो चुका है। एनडीए की बैठक हो चुकी है, एनडीए ने उनको अपना नेता चुन लिया है और दस्तखत कर दिए। तो अगर ये सब होना होता तो पहले हो गया होता, या आज जो हुआ वो ना हुआ होता। तो मुझे लगता है कि अब इस संभावना पर तो विचार करने को कोई मतलब नहीं है। सवाल यही है जो अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि सब यही देखना चाहते हैं कि वो किस तरह का लचीलापन दिखा पाएंगे कि नहीं। सबको पता है कि 23 साल से वो शासन कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा अपने मन की है। उनके ऊपर कभी कोई अंकुश नहीं रहा है। अब उनको अंकुश के भीतर काम करना पड़ेगा। कमान सारी उनके हाथ में रहेगी। मुझे उनको जानते हुए ये विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे। किस हद तक करेंगे, कितनी सफलता से करेंगे, ये एक अलग प्रश्न है। ये आसान नहीं होगा उनके लिए, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो ये करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि कीमत उसके जो विकल्प है वो ये है कि वो प्रधानमंत्री ना बने। मैं नहीं समझता। आप देखिए कि क्या उनको 10 साल नहीं 23 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता से बाहर रहना क्या उनके लिए ज्यादा आसान होगा, बजाय इसके कि वो सत्ता में रहते हुए रहें सत्ता में, लेकिन थोड़ा समझौता कर लें, थोड़ा लचीले हो जाएं और थोड़ा दो लोगों को हमेशा साधते रहें। आप खुद ही बताइए कि किसी के सामने ये विकल्प हो तो वो क्या पसंद करेगा। मोदी जी को हम जानते हैं। मुझे मालूम है वो सत्ता के बिना रहने का तो बिल्कुल ही अभ्यास नहीं है उनको। वो कभी रहे नहीं है। वो कभी सदन में भी ना, तो वो गुजरात की विधानसभा में
ना वो देश की संसद में विपक्ष में एक दिन भी नहीं रहे हैं। तो आप सोचें कि क्या उनके लिए ज्यादा कठिन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि समझौता और लचीलापन, ये दो शब्द आज इस चर्चा के सार के रूप में हम लेकर जा रहे हैं। इस परिस्थिति में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी गठबंधन के सहयोगियों के साथ एक सरकार बनाए, स्वाभाविक रूप से वो दमखम, वो ठसक इस सरकार में नहीं होगी। लचीलापन, समझौतापन, इसी के साथ नई सरकार को आना होगा अगर एनडीए सरकार बनाती है। और अगर इंडिया गठबंधन जो दावा कर रही है वो अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दांव लगाकर सरकार बनाने की कोशिश करती है तो स्वाभाविक रूप से वो जो एक नया समीकरण उभरेगा वो बड़ा दिलचस्प होगा और वो काफ़ी, लेकिन चर्चा से ऐसा लग रहा है कि संदेहास्पद है। लेकिन समय क्या कहता है ये समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। राहुल देव सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अनिल आनंद सर धन्यवाद आपका भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए।